जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CDS इंग्लिश 2024 के लिए, जहाँ पे हम लोग टारगेट करने वाले हैं 60 डेज परफेक्ट स्ट्रैटेजी को लेके। अब ये जो लास्ट 60 डेज है, इसमें ऐसा क्या पढ़ लिया जाए कि हमारा स्कोर एक 95 तक तो हम हिट कर ही ले। तो चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द बेसिक सिलेबस। देखो बच्चों, अब हमारा जो टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है एंड दिस इज़ द एपिटोम ऑफ समथिंग जहाँ पे बच्चे को डर भी लगता है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ आई विल डू इट। उसको एक बैक थॉट्स आने लगते हैं कि हाँ हम कर पाएंगे या नहीं। तो अल्टीमेटली अगर आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि इंग्लिश में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, आपके नेगेटिव मार्किंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हर एक सेगमेंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अब ये जो 120 क्वेश्चंस होते हैं, इसका मार्क्स होता है 100 मार्क्स, राइट। नेगेटिव मार्किंग भी है आपको, लेकिन टाइम भी मिलता है आपको प्रॉपर 2 घंटे। तो अब ये जो 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स दिए जा रहे हैं, क्या मतलब हर एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट डेडिकेट करना है? बिल्कुल नहीं। यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा पोर्शन आपका कम समय लेता है, कौन सा पोर्शन ज़्यादा समय लेता है। जो पोर्शन कम समय लेता है उसको हमें उसी के अकॉर्डिंग जल्दी करना है और पहले करना है। जो पोर्शन ज़्यादा समय लेता है उसको हमें सबसे लास्ट के लिए रखना है, क्योंकि वो फंसने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोबेबल हो जाता है, राइट। तो अब हमारा जो टॉपिक्स है वो क्या क्या कवर करना है। ग्रामर भी कवर करनी है मैम, वोकैबुलरी भी कवर करनी है और रीडिंग भी कवर करनी है। लेकिन ग्रामर में क्या क्या है हमारे पास? एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, कभी कभी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, prepositions and determiners। वोकैबुलरी में synonyms, antonyms, homonyms, idioms and phrases। रीडिंग में comprehension, reordering of words, reordering of sentences and cloze test। मतलब दिस इज़ ह्यूज, लेकिन इस ह्यूज में से हमें बेस्ट मटेरियल फाइंड आउट करना है। दैट इज़ व्हाट वी आर चेरिशिंग फॉर। अब आपको पूरे सेक्शंस को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए, और वही स्ट्रैटेजी हम लोग आप तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्केड्यूल क्या बनाना है। देखिए, एक प्रॉपर वर्क स्केड्यूल बनाओ जिसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एटलीस्ट इंग्लिश को आपको प्रॉपर 2.5 आवर्स डेडिकेट करना है। कितना डेडिकेट करना है भाई? अगर 95 मार्क्स चाहिए तो 2.5 आवर्स तो आपको डेडिकेट करना ही पड़ेगा, मोर देन ऑब्वियस है। अब इससे कम में भी काम तो बस 2 ही घंटे से चल सकता है, अब इससे कम में तो काम नहीं चल सकता, मतलब इससे ज़्यादा नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना। अब देखो, न्यू टॉपिक्स भी इस बार आए, जैसे मैच द फॉलोइंग, S1 S2, फॉरेन वर्ड्स। ये भी एक प्रॉब्लमैटिक केस हो गया कि मैम इनको कैसे करना है। तो समझो, सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई आपको पता है कि आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, उसके अलावा संडे तो हमने मॉक टेस्ट के लिए छोड़ दिया है। आप मंडे को एक टॉपिक उठाओ, रिवाइज करो, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो अच्छे से। उसके बाद ट्यूसडे वेंसडे को उस टॉपिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए PYQ के साथ, मतलब आपको क्वेश्चंस प्लस PYQ अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसे करते करते थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे को कवर होगा, मतलब एक वीक में आप 2 टॉपिक्स कवर कर जाओगे ग्रामर के बहुत आराम से। सबसे पहली चीज़। अब मैम वोकैबुलरी को कैसे करना है? वोकैबुलरी के एटलीस्ट 10 वर्ड्स डेली विद PYQs। अब मैम ये 10 वर्ड्स डेली कहाँ से करें? क्या कौन सी बुक उठाएं 10 वर्ड्स डेली के लिए? अब आपको कुछ बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके जितने भी PYQs में वर्ड पूछे गए हैं, जितना भी आज तक आपने वोकैबुलरी पढ़ी है, बस उसमें से ही वो 10 वर्ड्स लाइन से डिवीजन के तौर पे करना है। भाई ऑब्वियसली इससे पहले वोकैबुलरी पढ़ी होगी, अब नहीं पढ़ी, उसमें क्या करें? उसके लिए फिर तो बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, मेजर कल्चर क्लासेस NDA CDS चैनल पे आके हमारी क्लासेस करना वोकैबुलरी सेक्शन, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है। और जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं वो भी वो क्लासेस ज़रूर करें, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने ये शब्द पढ़ा था, इसका आंसर ये होने वाला है ना। तो अब जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बस यही है कि जो भाई PYQs हैं और इसके अलावा जो आपको क्लासेस में ऑलरेडी कराया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी आप हैं, बस उसी को रिवाइज करते रहें, उसी के साथ आगे बढ़ते रहें। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे वो अपनी ही रिविजन कॉपी से उठा के 10 वर्ड्स डेली विद PYQs उसको रिवाइज करें। और PYQs के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं बच्चों। आपको सिर्फ वो शब्द नहीं पढ़ना, आपको उसका ऑप्शन भी जाके पढ़ना है। गेटिंग इट? तो ये था वोकैबुलरी के लिए। अब मैम इसके आगे और क्या कर सकते हैं? देखो, आपका जो टारगेट स्कोर होने वाला है वो 95 to 100 होगा, ठीक है। इससे कम तो हम बच्चों से बात ही नहीं करते। अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आई फॉर श्योर टेल यू कि आप 100 से नीचे तो बात ही मत करो। 95 प्लस आपको अटेम्प्ट करके ही आने हैं एग्जाम्स में। लेकिन पॉइंट इज मैम हाउ
अभी तक तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अब अचानक से याद आया कि मैम 2 महीने बाद पेपर है, अब क्या करना है। चलो भाई, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम आपको बहुत क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, एक थरो नोट्स जो है आपको रिवाइज करना है रेगुलर बेसिस पे। जैसा कि हमने बताया, वीक को डिवाइड कर लिया आपने, मंडे कॉन्सेप्ट उठाया, ट्यूसडे वेडनेसडे उसकी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए। तो एक एक टॉपिक पे आपको कमांड सिक्योर करनी है, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं, मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाते हैं। फिर वोकैबुलरी डेली रिवीजन होनी चाहिए, मतलब एक रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, रिवीजन मस्ट है। अब यहाँ पे रिवीजन का गेम है, जितना भी है, जितना आपने इस 2 महीने प्रॉपर रिवीजन के साथ काम कर लिया, वही आपको आगे हेल्प करने वाला है, ठीक है। उसके अलावा अपने रीडिंग सेक्शंस को ऑल्टरनेट डेज पे अटेम्प्ट ज़रूर करें। अब जैसे कि हमें पता था बच्चों कि रीडिंग सेक्शन आपका क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और क्लोज टेस्ट। तो अगेन अब इस मंडे ट्यूसडे वेंसडे में भाई 2.5 घंटे दिया है, तो अब आपको मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे मॉक टेस्ट के लिए है, एनालिसिस के लिए है, ठीक है। मंडे को कॉम्प्रिहेंशन किया 2, ट्यूसडे को रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स किए 3, और सेंटेंसेस भी इसी में कर लो, वर्ड्स तो छोटे छोटे होते हैं, सेंटेंसेस किए 3, क्लोज टेस्ट वेंसडे को किया 2, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर इसको उठा के रिपीट कर दिया। तो आप देख रहे हो एक हफ्ते में बैठ के मतलब आप कितने प्रॉपरली रिविजन कर रहे हो स्ट्रैटेजी को। यही एक स्ट्रैटेजी होगी जो आपको कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस और फाइनल एश्योरेंस दे के जाएगी। गेटिंग इट। उसके अलावा भाई कहानी तो सब सुनाते हैं, लेकिन ये कौन बताता है कि करना कैसे है। तो हम आपको सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको करना कैसे और कहाँ से, ठीक है। उसके अलावा ऑल्टरनेट डेज पे जैसा कि हमने बताया रखो। एंड द मोस्ट ऑफ ऑल, स्टे कनेक्टेड विद योर टीचर्स फॉर क्वेरीज। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है डायरेक्टली अपने टीचर्स से वो तुरंत पूछो, उसका एक पूरा बंडल बना के मत रखें, अदरवाइज वो पूरा बैकलॉग क्रिएट होता चला जाता है, ठीक है। एक लूप बनाओ कि भाई क्वेश्चंस क्या नहीं आया, टॉक टू योर टीचर अबाउट इट, ठीक है। हर दिन उसको मार्क कर लिया, इतने क्वेश्चन है, सेट ऑफ क्वेश्चंस तुरंत जाके उस दिन एट द एंड ऑफ द डे क्लियर कर लिया। मतलब अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो बाय द एंड ऑफ द डे वो क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। सो अपने टीचर से कनेक्टेड रहें अपनी क्वेरी से, एंड द पॉइंट है कि टीचर्स भी आपको हेल्प करेंगे अगर आप सच में मेहनत करने वाले हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना है, मेक प्रॉपर वर्क स्केड्यूल। एक स्केड्यूल के साथ काम करो, ऐसा नहीं जो सामने दिख गया बस वही पढ़ना शुरू कर दिया। एंड इट हैज़ टू बी वेरी थरो एंड वेरी क्लियर। आपको आपका विजन दिखना चाहिए बच्चों, राइट। उसके अलावा अब हम बात करते हैं वीकली मॉक टेस्ट। जैसे मेजर कल्चर क्लासेस ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है MKC लर्निंग ऐप में मॉक टेस्ट की सीरीज़, जिसको आप जाके परचेज भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर कल्चर क्लासेस अब हर हफ्ते लाइक 7 जुलाई को जो होने वाला है इसी हफ्ते, मतलब दैट इज़ टुमारो, कल जो होने वाला है, उसके अलावा भी मॉक टेस्ट हर हफ्ते होगा। ऑल इंडिया फ़ी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे, ठीक है। आपको वहाँ मॉक टेस्ट मिलेगा एंड ट्रस्ट मी, आई हैव मेड देम एंड दे आर फुल्ली ऑथेंटिक। कोई कहीं से कॉपीड नहीं है। PYQs का बहुत ही कम सेगमेंट है क्योंकि आई वांट हर स्टूडेंट को एक फ्रेश सेक्शन मिले, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एनालाइज टू डेथ, आपको सबसे ज़्यादा जो एम्फोसाइज करना है दैट इज़ कि आपकी एनालिसिस बहुत कॉन्क्रीट होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी फॉर श्योर कि आप एनालिसिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उसी दिन कर लें जिस दिन आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कर लेते हो तो आई एम श्योर यू कैन डू इट, बट आर यू श्योर? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द मेजर कल्चर क्लासेस। CDS के लिए आपके पास 60 से भी कम दिन बचे हैं, इसलिए हमें एक ऐसी रणनीति और स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है जिससे कि हम इन 60 से कम दिनों में भी 50 से 55 दिनों में हम इनको कैसे यूटिलाइज करके अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल के परफॉर्मेंस अप टू द लेवल कर सकते हैं, अप टू द मार्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बेहतर प्लानिंग और एक बेहतर स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। तो उसी के लिए हम आपको GK वाले सेक्शन के लिए, इसमें 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, उसी के लिए हम आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है जब आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे या सिलेबस कवर करने के लिए बैठे हैं। यदि आप तैयार हैं 2024 के सेकंड CDS को देने के लिए, तो 1 सितंबर को होने वाला है, और उसी के लिए आपको कौन से टॉपिक्स पर सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक फोकस करने हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मैक्सिमम और मल्टीपल रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। देखिए, आपको पता है, मैं आपको एक थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ। उस पैटर्न में आप पाएंगे कि ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है, आपको लगभग वहाँ से 40 to 42 क्वेश्चन मिल सकते हैं, यानी 40 से 42 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ओके।
फिर आपको देखेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी से आपको लगभग 35 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन वेरिएशन हो सकता है, यानी एग्जैक्ट फिगर नहीं है हाँ, लेकिन इन्हीं के आसपास आप मान सकते हैं, ऑन एवरेज यही है। करंट अफेयर से ऑलमोस्ट 20, 21, 22, 23, 20 से कम तो कभी नहीं आए हैं, 20 से कम। तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत अच्छा सेगमेंट है, इसमें आप बहुत कम पढ़ के ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जनरल साइंस का जो सेक्शन आता है 120 में से लगभग 23 से 25 सवाल इससे रहते हैं, कभी कभी 30 तक पहुंच जाते हैं, यानी सेक्शन इधर से कम होंगे तो उधर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, अब हमको बात करनी है एक्चुअल में कि हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जनरल साइंस को भी एक झलक देख लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे साइंस वाले सर आपको बेहतर बताएंगे, लेकिन फिर भी हम भी उस पर बात कर ही लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, आगे देखें। अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी में हमको कौन से टॉपिक्स को फोकस करना चाहिए सर, तो मैं कहूँगा देखो भाई 11th क्लास की जो NCERT आती है या MKC की जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो टोटल NCERT बेस्ड लिखी गई हैं, क्योंकि UPSC हर कीमत पर NCERT से स्टिक रहता है, विशेष करके NDA CDS वाले एग्जाम में। तो हम बात फिलहाल CDS की कर रहे हैं। लिथोस्फीयर से आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो लिथोस्फीयर से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी से लगभग आपको 8 के आसपास सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओशनोग्राफी से लगभग आपको 2 देखने को मिलेंगे, करंट से ज़रूर मिलेगा, ओशनिक करंट से सवाल देखने को मिलेगा। इंसोलेशन वाला टॉपिक और जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है कोपेन का, इस बार कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से 2 सवाल पूछे थे, एग्जैक्ट यानी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से 2 सवाल पूछे थे। पूरी क्लाइमेटोलॉजी देखा जाए तो काफ़ी वेटेज इसको मिल रहा है आजकल, पता नहीं UPSC में पेपर सेट कौन कर रहा है, लगता है उनको क्लाइमेटोलॉजी से काफ़ी लगाव है। ठीक है, इंडिया में अगर देखेंगे तो इंडिया में आपको फिजिकल फीचर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सॉइल वेजिटेशन आप जरूर कंप्लीट कर लें। अगर आप ये तो नॉर्मली सब लोग पढ़ते ही हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपका कन्वेंशनल टॉपिक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सॉइल को आप नहीं छोड़ेंगे और वेजिटेशन नहीं छोड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा है तो आपको इंडियन ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलने की संभावना है। ठीक है, बाकी तो टॉपिक और भी हैं, मुझे उम्मीद है आपने वो पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कम से कम इन टॉपिक्स को आप फिर से फोकस कर लीजिए। ये वो टॉपिक्स हैं, वो सॉलिड टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है। ठीक है, तो आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे देखें, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा क्या कि जैन और बुद्ध सवाल आता ही आता है, मॉडर्न एम्पायर से सवाल आपको आएगा ही आएगा, ये तय है। यानी आप एंशिएंट हिस्ट्री से अगर सवाल आते हैं तो आप 3 सवाल यहाँ से मान सकते हैं, यानी कि 3 टॉपिक है तो आप 3 सवाल मान सकते हैं। हो सकता है एक ही टॉपिक से 2 सवाल पूछ लिया जाए, ऐसा हो सकता है कि एक सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, एक बार और कहूँगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका आप कल्चर ज़रूर देख लीजिएगा, कल्चर और इकोनॉमी। ठीक है, वो आपसे इम्पोर्टेंट है तो पूछा जा सकता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको थोड़ा सा ये देख लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से भी UPSC सवाल पूछता रहता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम मेडिवल इंडिया में बात करेंगे तो मैं नहीं कहूँगा दिल्ली सल्तनत को लिए आप जाइए, मैं कहूँगा कि आप मुग़ल कल्चर के लिए जाइए, है ना। लिटरेचर से सवाल पूछता है UPSC, लिटरेचर से पूछेगा और पेंटिंग से पूछेगा, आर्किटेक्चर से पूछेगा, पूछता रहता है। ठीक है, तो हो सकता है आपको 2 सवाल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो मुग़ल कल्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं जानना है कि किसने कहाँ युद्ध लड़ा, वो तो भाड़ में गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। विजयनगर एम्पायर से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा, ये आप लिख लीजिए। 100 मतलब 100, मैं तो कहूँगा 1000%। विजयनगर एम्पायर से जितना हो सकता है आप 2 दिन में 3 दिन में जितना हो सकता है उतना पढ़ लीजिए इसको। विशेषकर कृष्णदेव राय वाला जो टॉपिक है, कृष्णदेव राय से संबंधित ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कभी कृष्णदेव राय की किताब पूछी जाती है, कभी ये पूछा जाता है कि वो किताब किस भाषा में लिखी गई, कभी ये पूछा जाता है कि किस विषय वस्तु पर है, किस सब्जेक्ट मैटर पर है वो किताब, कभी ये पूछा जाता है कृष्णदेव राय ने किसको हराया। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर और बहमनी एम्पायर का जो एक कंट्रोवर्सी है, वो जो एक स्ट्राइफ था, एक झगड़ा था, वो लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का जो बैटल था वो विजयनगर एम्पायर संबंधित है और आप निश्चित रूप से इसे कंप्लीट करके जाएंगे। मतलब आप इसका एक वर्ड मिस नहीं कर सकते हैं। विजयनगर एम्पायर इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है आपको 2 सवाल दे देगा, 3 सवाल दे देगा, इट मे बी कि 3 सवाल सिर्फ इसी से आ जाए, लेकिन एक तो पक्का आएगा, ये फिक्स रखें। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे ना तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे गांधी एरा से, इस बार भी थे। ठीक है, और जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है इससे 3 सवाल थे इस बार, तो इससे हर बार आता है। यानी ये फिक्स टॉपिक है जिनसे हर बार आता ही आता है, ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने पढ़ा है कि नहीं। तो गांधी एरा से सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से आएंगे, यानी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, जैसे कि महलवाड़ी सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम था, आपने अगर पढ़ा होगा तो आप इस बात को जानते होंगे। ठीक है, तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करने की आवश्यकता है। बाकी फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो थे, जैसे आर्य समाज हो गया है, ठीक है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, और
उनकी जो समाज है, धर्म समाज है, वेद सभा है, कई प्रकार की ऐसी समाज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ब्रह्म सभा है, ब्रह्म समाज है, ठीक है। तो ये समाज, कई प्रकार के समाज आपको देखने को मिलेंगे और इन सभी को लेकर के आपको एक ठीक ठाक जो प्रीवियस क्वेश्चंस है ना उनको भी लगा लेना है। इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ आप लोगों के लिए कि 1909 वाला एक्ट, 1919 वाला एक्ट और 1935 वाला एक्ट, ये तीनों के तीनों जो इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में आते हैं, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो आप इसको ठीक से, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ठीक से क्या कर लेंगे, ठीक से तैयार कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इन जो टॉपिक्स का जो रोल है वो काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखें हम लोग क्या इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या तैयार करना है। इकोनॉमिक्स में आपको 11th क्लास 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रेंडर हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, ठीक है, सप्लाई का रूल हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके बाद कम से कम इससे यहाँ से आपको 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि माइक्रो काफ़ी रोल रहता है, ओके। फिर नेशनल इनकम से आपको 2-3 सवाल देखने को मिल जाएंगे, तो ये आप ठीक से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बैंकिंग वाले से आपको डेफिनेटली सवाल मिलेंगे, और जो मनी सप्लाई का M1, M2, M3 वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी, तो यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बात समझ में आया। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम फॉरेन एक्सचेंज सवाल आता है, तो एक बार फॉरेन एक्सचेंज भी जाते जाते देख लीजिएगा, लेकिन 1, 2, 3 इन 3 टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते। इसके साथ एक और लगा लेते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। गरीबी तो खैर बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कहूँगा अनएम्प्लॉयमेंट आप एक बार देख जाइएगा, बेरोजगारी के टाइप से रूप पूछ ले जाते हैं, ठीक। तो ये आपको ठीक से समझने की आवश्यकता है। बैंकिंग के अंतर्गत ही आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इन्फ्लेशन, और यहाँ से सवाल आता ही आता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है, इन्फ्लेशन कम करना है कि ज़्यादा करना है, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक जो आपको फोकस करने इतने कम समय में। पॉलिटी में सिंपल सी बात है, प्रियम्बल पढ़ें, पार्ट 3 पढ़ें, पार्ट 4 पढ़ें यानी फंडामेंटल राइट पढ़ें, डीपीएसपी पढ़ें, और उसके बाद पार्ट 5 यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, प्रेसिडेंट, लोकसभा का स्पीकर, प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, और कमेटी। और एक मैं कहूँगा कि आपको मनी बिल के बारे में और फाइनेंस बिल के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। कमेटी में आपने देखा होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी यहाँ डिस्कस करने का समय नहीं है। आपको बस जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, जिनको हम लोग मिनिएचर पार्लियामेंट कहते हैं, लघु संसद कहते हैं, उनको पढ़ने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ सवाल आएंगे ही आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ से आप समझ लीजिए कम से कम 12 से 15 सवाल आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे पूरी पॉलिटी में, ठीक है। हाँ, एक बार शेड्यूल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 4th शेड्यूल और 10th शेड्यूल काफ़ी पूछी जाती है। 4th, 5 और 6 आप देख लीजिएगा, कौन सा 4 देख लीजिएगा, 5 देख लीजिए, 6 और 11th और 12th, ठीक है। ये 5 शेड्यूल है, ये आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। संविधान में जो 12 शेड्यूल है ना, तो उनमें से 4, 5, 6 और 11, 12 जरूर देख के जाइएगा, यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अब रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में सिंपल हमारी जो क्लास चलती है आप वो भी देख सकते हैं, वो भी देखते रहिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बाकी हम लोग अंत में कुछ ना कुछ वीडियो लेके आते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर दम भर के कुछ कहा नहीं जा सकता। परमानेंटली कुछ दावे के साथ कुछ कहेंगे ऐसी संभावना नहीं बनती, क्योंकि करंट अफेयर। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि साइंस बेस्ड करंट अफेयर आपको ज़्यादा पूछा जाएगा। साइंस में नए डेवलपमेंट क्या है और डिफेंस में नए डेवलपमेंट्स क्या है, तो साइंस, डिफेंस प्लस इसके साथ एनवायरनमेंट, इन 3 चीज़ों से रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर होगा वो ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं या कोई बहुत फेमस कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ हो चुकी है, मतलब कुछ ऐसे सब व्यक्ति भी पूछे जा सकते हैं, और प्लेस इन न्यूज़ जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं वो भी पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाते हैं। लेकिन मैं एक बार ज़रूर कहूँगा आप लोगों से कि इस बार जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था 2024 वाला IAS वाला, आप उसके क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर लगा लीजिएगा, एक बार ज़रूर उसके हल देख लीजिएगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम उस क्वेश्चन पेपर से आपको 7 से 10 सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो 7 से 10 सवाल उस क्वेश्चन पेपर से पक्के कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकता कि मैं किस सेक्शन में वो फंसेंगे, हाँ, लेकिन 7 to 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये पक्का दावे के साथ कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक स्ट्रेटजी थी, एक प्लानिंग थी, जिस टॉपिक्स को आप फोकस करके अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस और मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं और अपना नाम मेरिट लिस्ट में देख पा सकते हैं। और फिर आप SSB की तैयारी करने के लिए आपके लिए MKC खुला हुआ है, ठीक। अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में जुड़िए, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़िए, ठीक। आपके लिए सारी लाइन्स खुली हुई हैं, चैनल पर लिंक आपको दिया गया है, तो उस नंबर पर आपको कॉल करके
बात कर लेनी है। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और आप पहचानते भी हैं, जानते भी हैं और दिल से मानते भी हैं। मैं आज क्यों आया हूं आपके बीच में? मैं आया हूं लास्ट 60 डेज़ का प्लान लेकर, वो मास्टर प्लान जो आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को एक डिफेंस का बंदा देने वाला, और वो भी खास बात यह है कि यूपीएससी की बेंच पर बैठ करके देश की सेवा करने वाला बंदा देने वाला। लेकिन क्या ये काम बहुत आसान है? अगर बहुत आसान होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन क्या ये काम बहुत टफ है? अगर ये बहुत टफ होता तब तो किसी का होता ही नहीं। इसका मतलब दोस्तों ज़रूर बीच में कोई बात है। ये कंपटीशन ना तो बहुत टफ है और ना ही बहुत इजी है, बस मसला है किस बात का, वो है स्ट्रैटेजी का, प्लानिंग का। कौन ऐसा बंदा है जिसने कॉन्क्रीट प्लानिंग करी है, लास्ट टाइम पे ज़बरदस्त हैमर दिया है? तो मैं आपके बीच में आया हूँ सीडीएस 2024-2 का मास्टर प्लान फॉर 60 डेज़। और ये वो टाइम है दोस्तों, और अगर आपने ढंग से मेरे साथ इस वीडियो को, जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, इस पॉइंट को आपने ढंग से समझा और अपने जीवन में उतार दिया, केवल 60 दिन की बात है, तो मैं आपको वादा करता हूं आपका रोल नंबर छप कर आएगा। मैं एक लाइन के साथ, एक शेर के साथ इस सेशन को शुरू करने वाला हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो दोस्तों, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या होगी स्ट्रैटेजी? किस स्ट्रैटेजी से हम मैथ्स के 100 क्वेश्चन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं यहाँ पर। और ये आप जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है यहाँ पे मैथमेटिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको, आपके पास सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए टॉपिक वाइज वेटेज का संपूर्ण ज्ञान। मतलब कि बंदे को ये पता होना चाहिए कि आखिर भाई काम करना मतलब पसीना बहाना, मेहनत करते हुए पसीना बहाना जाहिर सी बात है काम है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप पानी पीटना स्टार्ट करो, नदी के किनारे जाकर लाठी लेकर उसे लाठी से पानी को पीटो और आप पसीने से तरबतर होकर बेहोश भी हो जाओ, तो क्या कोई आउटपुट आएगा क्या? इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बड़ी कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और उसका अहम हिस्सा क्या है, उसका सबसे मेन मसला क्या है? तो देखिए, आपके पास टॉपिक वाइज वेटेज होना चाहिए, वेटेज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 2 पोर्शन, आपका एडवांस पोर्शन एंड एलिमेंट्री पोर्शन। एडवांस मैथमेटिक्स से कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 to 70 क्वेश्चन। तो मतलब ये है कि अगर इस एडवांस वाले पोर्शन को देखें, तो इस एडवांस वाले पोर्शन में दोस्तों आपके नंबर सिस्टम को इंक्लूड किया गया है। नंबर सिस्टम को इंक्लूड करेंगे तब यहाँ पे 60 से 70 क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या है? आपका नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन 2D एंड 3D है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस है। तो आपने क्या देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल में ये वाला पोर्शन है। दूसरा आपका अरिथमेटिक्स का पोर्शन है, 30 से 40 क्वेश्चन। लेकिन आपको एक राज वाली और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप एडवांस वाले पोर्शन को देखेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चन आता है वो मॉडरेट टू हार्ड रहता है, मॉडरेट टू हार्ड रहता है मेरे भाई। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक वाले पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ से हमेशा ही इजी क्वेश्चन आता है। तो ये 30 से 40 क्वेश्चन पकड़ना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से 30 से 40 को पूरा उठा के इसको 50% पकड़ेंगे या इसे 100% कंज्यूम करेंगे, इसको साथ में लगा देंगे कवर करने के लिए। मतलब कुल मिला जुला करके आपको टॉपिक के वेटेज का ज्ञान होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। एडवांस वाले पोर्शन में क्या क्या आता है, तो मैंने बोला नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन 2D 3D, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड करके कितना कितना क्वेश्चन आता है सर? तो आप जानते हैं इसका पूरा ट्रेंड एनालिसिस मैंने कई बार दे लिया है। नंबर सिस्टम से 10 से 15 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 18 से 22 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन, मेंसुरेशन ज्योमेट्री मिलाकर के 10 से 15 क्वेश्चन, ये आपका यहाँ से आता है। कुल मिला के ये 60 से 70 क्वेश्चन का टॉपिक है। तो मैंने आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर ली कि टॉपिक वाइज इसका आपको वेटेज का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए कौन से वो पॉइंट हैं जिस पर आपको काम करना है। वो मैंने बस मात्र 5 पॉइंट में सारी चीज़ों को, 6 पॉइंट में सारी चीज़ों को समराइज़ कर दिया है।
पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करें। हमारे पास 60 डेज हैं। अब 60 डेज में अगर हम पता लगा 50 डेज तक नया ही पढ़ते चले गए तो ये तो पक्की बात है कि आप ज्ञाता हो जाइए सब्जेक्ट के, लेकिन एग्ज़ाम नहीं पास होगा। जानकारी का होना और परीक्षा का पास होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट कर लें, अपने काम भर के सिलेबस को कब्जे में कर लें। जैसे मैंने आपको बता दिया वेटेज, अब आप देख लीजिए कितना जल्दी आप इसको कवर करके आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मैथ्स का जो बेसिक है स्ट्रॉन्ग करें। जैसे अगर आप मेंसुरेशन पढ़ने जा रहे हैं और आपको बेसिक ही नहीं पता है, आपको ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के बारे में आइडिया नहीं है, आपको सर्किल की सारी थ्योरम्स के बारे में आइडिया नहीं है, आप कभी भी बेस्ट नहीं कर पाओगे। तो दूसरे पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको मैथ्स के बेसिक को बहुत अच्छे से, जो मैथ्स का बेसिक है, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बीच से ना तो पढ़ा जा सकता है ना ही पढ़ाया जा सकता है। जिसको मैथ्स का बेसिक नहीं पता होगा वो बहुत बेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है आपका जो प्लान हो वो डेली, वीकली या मंथली, चूंकि मंथली का मतलब ये होगा आपके पास अब 2 महीने हैं, मंथली आप 6 महीने जब आप शुरुआत किए तब से कर सकते थे, तो मतलब आप डेली बेसिस पे प्लान बना सकते हैं कि भाई आज मुझे दिन भर में क्या कंप्लीट कर लेना है, एकदम फिक्स कर लीजिए। या आप इसको वीकली डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस हफ्ते में मैथ्स के किन किन टॉपिक्स को कंज्यूम कर जाना है, चबा जाना है। या आप मंथली डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस पूरे जुलाई मंथ में कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसे बस एग्ज़ाम जाते समय देख के जाना है। तो आप अपने प्लान को क्या करें, चाहे आप डेली बेसिस पे, चाहे आप वीकली। देखिए भैया, बिना प्लान के परीक्षा पास नहीं होगी। मतलब ये हाल क्या जानेंगे साहिल के तमाशाई, हम डूब कर देखे हैं दरिया तेरी गहराई, वो जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों से, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो इसलिए प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लान वो कैसे हो सकता है, डेली बेसिस हो सकता है आपका प्लान, वीकली या मंथली। लास्ट के 30 डेज को आप केवल रिवीजन के लिए रखेंगे विद द मॉक लगा करके। मतलब अंतिम 30 दिन में आपको कुछ भी नया देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिवीजन करना है विद द मॉक। मैं मॉक को ले आया हूँ, मॉक टेस्ट को रेगुलर, मतलब इस 30 दिन में आपको क्या करना है, हर दिन आपको मॉक लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक लगाते समय सीरियसली अपने वीक एरिया को फोकस करें। अपने वीक एरिया को फोकस करें कि जब आपने मॉक लगाया तो मैथ्स का कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट, किस यूनिट में आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, उस पे आप सेम डे काम करो। आज एक मॉक लगाया, आपने देखा यार मेंसुरेशन के जो शेडेड एरिया वाले क्वेश्चन आ रहे थे वो नहीं बन पा रहे हैं, तुरंत अपने फैकल्टी से कंसल्ट करें, हमसे कंसल्ट करें और तत्काल उसका एक स्पेशल ले, एक कैप्सूल कोर्स ले कि भैया आज मुझे इसको तो दोबारा कभी देखना नहीं है। जो उसका बेसिक है वो तत्काल अपनी फैकल्टी से कंसल्ट करके। और वर्तमान समय में तो आप जान रहे हैं कि ये जो एंड्रॉयड का युग चल रहा है, आप किसी एक टॉपिक को 50 फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, सेम टाइम सेम डे। तो मेरे भाई आप अपने वीक एरिया पर खूब फोकस करें और उसको तत्काल प्रभाव से कंप्लीट करें अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। एक होता है पढ़ना और एक होता है परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना। तो अगर आप परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो जो प्लान मैंने आपको बताया इसे आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसे आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन सारी बातों पर ध्यान दे दिया, ये एक आईएएस के स्टूडेंट्स की, आईएएस के एस्पिरेंट्स की टोटल ये आपका मतलब प्लान है कि कैसे वो बच्चा पहले या दूसरे अटेम्प्ट में अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके निकल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। और इस होप के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट कर रहा हूं कि अगर आपने इसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट किया तो आप ज़रूर इस बात को लेकर के भगवान का भी थैंक्स देंगे कि आपने इस चीज़ को अपने लाइफ में उतारा, क्योंकि सफलता का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है। हाँ, प्लानिंग आपकी कॉन्क्रीट होनी चाहिए। तो मैंने अपने पूरे 14 साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मतलब एकदम से क्या कर दिया, सीधे सीधे अमृत निकाल के दे दिया है, लेकिन पीने का काम आपको करना है। तो जय हिंद दोस्तों, ज़रूर अपने परिवार के, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए आप इस बात को ज़रूर समझिएगा कि आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप आपकी सफलता के लिए बहुत आशान्वित हैं।
और ज़िंदगी में किसी इंसान को तब बहुत तकलीफ़ होती है जब उसकी उम्मीद टूट जाती है, और आप अपने माँ बाप की उम्मीद हैं, इसलिए आपको सफल होना ही पड़ेगा। आप नॉर्मल आदमी नहीं हैं, आप 3 पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका वर्तमान, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर, आप 3 पीढ़ियां लेकर चलने वाले इंसान हैं दोस्तों। तो मेरी इस बात को ज़हन में उतारते हुए इस प्लान को ज़रूर एग्जीक्यूट करिएगा। जय हिंद।